अब जो सिल्वर पे रिस्ट्रिक्शन लगी है विक्रांत, उसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन सोने पर लग सकती है। जिस मंशा से प्रधानमंत्री जी ने ये अपील करी थी, वो ऑब्जेक्टिव अभी शायद अचीव नहीं हो पा रहा है। उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की अपील करने से लोग बाज नहीं आए हैं, तो अब हम इसके इंपोर्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये एक कदम मुझे नजर आता है। तो कहीं काला बाजारी, जमाखोरी, ये सब चीजें ना शुरू होने लग जाए। रिस्ट्रिक्शन आती है, आपको डिस्काउंट की बजाय प्रीमियम पे मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो शेयर और सरकारी बॉन्ड है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर कटौती पर भी विचार कर सकती है। बिल्कुल, ये दोनों सुझाव मैंने आपके चैनल पे दिए थे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपका चैनल, अब मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स भी शायद सुनने लगे हैं। आपकी धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ रही है, और आपकी आवाज, आपकी आवाज कहीं दूर पावर कॉरिडोर्स में पहुंची हो कि भारत से बाहर जो 3 करोड़ भारतीय काम करते हैं, वो आने वाले कुछ समय में प्लानिंग करके भारत वापस आ जाएं। डाउनफॉल वाली इकोनॉमी से भारत जो है आने वाले 10 सालों में चढ़ती हुई इकोनॉमी दिखाई देगी। मुझे लगता है कि भारत में पढ़ाई लिखाई जितनी बुरी वो सोचते हैं उतनी बुरी है नहीं। बिल्कुल एलआरएस पे रोक लगनी चाहिए। ये जो इतना पैसा बाहर भेजने की छूट है, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से $1 लाख काफी है। कि ये नेता मंत्री सब अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर, अगर वो भेजते हैं तो जिसके पास पैसा है वो क्यों ना भेजे। कि आप भारतीय अपनाइए, भारतीयता अपनाइए, राष्ट्रवादी बनिए। क्यों उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं? मुझे उनसे भी एतराज है। जो नेता शपथ लेता है उसमें विदेश घूमने की रोक लग जानी चाहिए। सरकारी खर्च पे विदेशी यात्रा बंद करी जानी चाहिए। भारत में जो नेतागिरी है उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, उधर ईरान ने फिर कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया है, उधर यूएस ने भी अटैक कर दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस प्रकार का सीज फायर। अब जो है भारत के लिए परिस्थितियां विदेशी मुद्रा कलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। किसी को ये लगता है कि मैं सरकार का चमचा हूं, अंधभक्त हूं, तलुए चाटता हूं, पता नहीं क्या क्या लोग कमेंट मुझे कुछ लोग बताते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता। अगर वे सोचते हैं तो जब मुझे गलत नीति लगती है तो मुझे बिल्कुल भी उसकी आलोचना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। सरकार विदेशी मुद्रा भंडार और अपने अर्थव्यवस्था को लेकर खासी चिंतित अब नजर आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में, यानी अगले हफ्ते 10 दिन में ही सरकार कई बड़े फैसले उठा सकती है। सरकार की कोशिश है कि विदेशी निवेश को बढ़ाया जाए। शेयर और सरकारी बॉन्ड से एलटीसीजी टैक्स में कटौती पर विचार किया जा रहा है। तमाम और चीजें भी की जा रही हैं, लेकिन एक जो बड़ी चीज सामने आ रही है कि सोने के आयात को लेकर कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी। उनसे समझते हैं कि सरकार ये कदम क्यों उठा रही है और इन कदम को उठाने से क्या फर्क पड़ेगा। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, सबसे पहले बाकी चीजों पर बात करें, पहले सोने के आयात पे ही बात कर लेते हैं सर। क्योंकि सरकार ये कहा जा रहा है कि सर सोने के आयात पर अतिरिक्त सख्ती कर सकती है, और साथ साथ विदेशी निवेशकों पर माफ कीजिएगा, जो घरेलू स्तर पर सोने के इस्तेमाल है उसको बढ़ावा देने की योजना भी चर्चा में है। यानी जो अपना घरेलू सोना है उसको ज्यादा यूज किया जाए। तो किस तरह से इसे देखा जाए? क्या सर सोने पर और ज्यादा टैक्स लग सकता है, इंपोर्ट ड्यूटी? देखिए, मैंने, आपको याद होगा, मैंने इस बात का जिक्र किया था। ये सारे जितने कदम आपने पढ़े हैं इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं आपके पिछले वीडियोस में। अगर आपको याद हो, मैंने सुझाव दिए थे एनआरआई के डिपॉजिट्स बढ़ाना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का और बेनिफिट देना विदेशी संस्थागत निवेशकों को, और घर में पड़े सोने के उपयोग को बढ़ावा देना। आपको याद होगा, आप ही के चैनल में मैंने गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक की भी बात की थी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है अब जो सिल्वर पे रिस्ट्रिक्शन लगी है विक्रांत, उसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन सोने पर लग सकती है। लगेगी नहीं लगेगी ये तो सरकार बताएगी, पर वो अभी एक हथियार सरकार के पास बाकी है। यानी कि आप जब सोना भारत में मंगवाएंगे तो आप किस पर्पस के लिए मंगवा रहे हैं? अगर आप ज्वेलर हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, उस पर्पस के लिए मंगा रहे हैं, शायद उसके लिए सरकार अलाउ कर दे। पर बहुत सारा सोना अब भारत में ट्रेडिंग के लिए भी आ रहा है। सोने के बार्स हैं, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, कॉइन्स हैं, जो कि बाहर से सीधे के सीधे आ जाते हैं और यहाँ पर उनको निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है उस सोने पर सरकार कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, ऐसा मुझे नजर आता है। यानी कि सिल्वर के लिए जैसे लाइसेंसिंग शुरू हो गई, आप सिल्वर को फ्री इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो कच्ची चांदी है, चांदी का पाउडर है, चांदी की ब्रिक्स हैं, इसी प्रकार सोने पर अभी सरकार ने ये नहीं किया है। आपने ध्यान दिया होगा, सोने पे प्रधानमंत्री जी ने अपील तो करी थी, पर उन्होंने अभी फ्री इंपोर्ट पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी ने ये अपील करी है उसके बाद से भी कोई खास बहुत ज्यादा नोटिसिएबल फर्क विक्रांत नहीं दिखाई दिया है।
ज्वेलरी में भी इतना दिखाई दिया है, थोड़ा बहुत है पर इतने काफी नहीं है सर। मुझे लगता है जिस मंशा से प्रधानमंत्री जी ने ये अपील करी थी, वो ऑब्जेक्टिव अभी शायद अचीव नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात आपको मैंने बताया था कि जो निवेश वाला सोना है, जिसको जिसको हम ईटीएफ्स कहते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, वहां पर भी कोई फर्क बिल्कुल भी ना के बराबर पड़ा है। तो इसके देखते हुए उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की अपील करने से लोग बाज नहीं आए हैं, तो अब हम इसके इंपोर्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये एक कदम मुझे नजर आता है जो कि कर दिया, यानी कि आपसे पूछा जाएगा आपका इस्तेमाल क्या है। लेकिन सर अगर ऐसा हुआ और रैशनिंग हुई, तो अभी तो सर गोल्ड बाजार में डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जो जमाखोरी है वो सब लोग सक्रिय हो जाएं और सोने के, क्योंकि इसके रेट रेगुलेटेड नहीं है सर बाजार में कि किस भाव पे बेचेगा। अगर कोई सिक्का खरीदने जाता है या बार खरीदने जाता है, अलग अलग दुकानदारों के पास अलग अलग रेट मिलता है। तो कहीं काला बाजारी, जमाखोरी, ये सब चीजें ना शुरू होने लग जाए। बिल्कुल, आपको डिस्काउंट की बजाय प्रीमियम पे, अगर हैरान मत होइएगा अगर जब ये रिस्ट्रिक्शन आती है, आपको डिस्काउंट की बजाय प्रीमियम पे मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि और अलग अलग जो आपने कहा उसके बहुत सारे कारण हैं विक्रांत। देखिए, जो साउथ अफ्रीका से सोना आता है उसमें उसका रेट कुछ और होता है, जो वाया दुबई आता है उसका रेट कुछ और होता है। इसी प्रकार जो हॉलमार्क्ड होता है, जो जो कच्ची ब्रिक्स आती है, कच्ची ब्रिक्स मतलब जो सीधा अनस्टैम्प्ड ब्रिक्स आती है, उनका रेट कुछ और होता है। क्योंकि सबकी प्योरिटी में और हॉल मार्किंग में फर्क होता है। तो मुझे लग रहा है, और आज भी सोना, मेरे अपने शरद कोहली ऑफिशियल चैनल पे किसी ने मेरे से सवाल पूछा है कि जो स्मगलिंग होके सोना भारत में आता है, अगर अगर आता है तो नेपाल के रास्ते से, जो सड़क का रास्ता है, क्योंकि हवाई जहाज से आता है, शिप से आता है, तो वहां पर कस्टम की सख्ती है। पर अभी भी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पोरस बॉर्डर्स हैं। पोरस मतलब ऐसे बॉर्डर्स हैं। अब बांग्लादेश से आज तक हमारा बॉर्डर बिल्कुल खुला बॉर्डर था। बिल्कुल। अब फेंसिंग, अब वहां पर फेंसिंग लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को दी गई है। फेंसिंग लगते लगते भी टाइम लगेगा, इसमें साल 2 साल लग जाएगा। तो अभी तक तो बिल्कुल फ्री वॉक इन बॉर्डर था। तभी ये इतने घुसपैठी आज जो वापस भेजने पड़ रहे हैं बांग्लादेशी, क्योंकि वो बड़े आराम से यहाँ आ जाते थे। कुछ तो सुबह आके शाम को चले जाते थे। इतना इतना पोरस बॉर्डर था, जब मर्जी आइए। ऐसी इसी प्रकार नेपाल से हमारा बहुत जगह बॉर्डर पोरस है। तो अगर स्मगलिंग होके यहाँ पर सोना आ रहा है, तो किसी ने मेरे से पूछा कि स्मगलिंग होके जो आता है तो उसमें तो हमारे डॉलर इस्तेमाल नहीं होते हैं, कि उसमें तो वो रुपए या उस करेंसी में किया जाता है, तो हमारे लिए तो वो अच्छा है बिना डॉलर के। मैंने कहा भैया, स्मगलिंग अच्छी नहीं होती। और दूसरा, आपको कैसे पता डॉलर इस्तेमाल नहीं होते? और अगर अगर वो हवाला के जरिए पेमेंट होती है या किसी अवैध तरीके से होती है, तो वो भी देश के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि प्रीमियम हो जाएगा। अगर ऐसी रैशनिंग हुई तो उल्टा डिस्काउंट की बजाय प्रीमियम हो जाएगा। पर मैं आपके चैनल के सभी फॉलोवर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कहना चाहता हूं कि सोना भले ही आप थोड़ा महंगा लें, परंतु लीजिए हॉलमार्क। और मैं ये भी सलाह दूंगा आपको, मैंने अपने चैनल पे भी ये शरद कोहली ऑफिशियल पे वीडियो डाला है। आप सोने को, अगर आप उसकी बार ले रहे हैं, ब्रिक ले रहे हैं, कृपया, मेरे से किसी ने 1 किलो का उदाहरण मांगा था। मान लीजिए आप 1 किलो का ले रहे हैं, हालांकि 1 किलो सोना इस समय 1 करोड़ 56-57 लाख रुपए का है। 1 किलो सोने की मैं बात करूं तो अगर आप ले रहे हैं तो उसके आप 5 पीसेस करा लीजिए। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो उसके अंदर क्या है, और 5 पीस करा के अंदर की तरफ से उसको कसौटी पर टेस्ट करिए, ऊपर से मत करिए। क्योंकि बहुत सारी ये शिकायतें आई कि ऊपर ऊपर की जो लेयर थी वो तो पूरी ठीक थी, पर जैसे जैसे उसके अंदर से देखा, अंदर प्योरिटी नहीं थी। जो बेचते टाइम उसको पता लगा कि तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, उसने लिया नहीं। तो अगर आप उसको 5 पीस करके लेंगे, एक तो आप उसको अंदर से चेक कर सकेंगे, दूसरा आपको फायदा ये होगा कि आपका यूनिटाइज्ड हो जाएगा। यूनिटाइज से मेरा मतलब है कि आपको सारा नहीं बेचना है। आपको मान लीजिए उसमें से 200 ग्राम बेचना है, 400 ग्राम बेचना है, तो आप उतना बेच सकते हैं। तो इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि जो अलग अलग किस्म के सोना है, फिर 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 18 कैरेट है, तो इतनी जगह से आ रहा है। तो इसलिए सोने में ये विविधता बनी रहेगी, और कभी भी ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं हो सकती विक्रांत, क्योंकि इसके रेगुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। हॉल मार्किंग की प्रॉब्लम आएंगी, सोर्सिंग की प्रॉब्लम आएंगी, प्योरिटी की प्रॉब्लम आएंगी, किस जगह से आ रहा है ये प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए लोगों को खुद ही सतर्क रहना चाहिए। सर एक से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो शेयर और सरकारी बॉन्ड है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर कटौती पर भी विचार कर सकती है, और सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर विदेशी निवेशकों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स घट सकता है। तो लगता है सर इससे कि विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे अगर इस तरह के कदम उठाए गए तो? बिल्कुल, ये दोनों सुझाव मैंने आपके चैनल पे दिए थे, हाँ। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका चैनल, अब मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स भी शायद सुनने लगे हैं। आपकी धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ रही है, और आपकी आवाज, हमारी आपकी आवाज कहीं दूर पावर कॉरिडोर्स में पहुंची होंगी। बिल्कुल हो सकता है
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप कम कर देते हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स पे ब्याज का रेट बढ़ा देते हैं, और उस पे अगर आप टीडीएस विदहोल्डिंग टैक्स जिसको कहते हैं, उसको टीडीएस कहा जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर उसका रेट घटा देते हैं, उसको उसको हटा देते हैं, तो जरूर ही इससे विदेशी भारत बहुत सारा पैसा जो भारत से बाहर विदेशी 3 करोड़ काम करते हैं, उनके पास, कुछ के पास बहुत पैसा है, कुछ के क्या ज्यादातर के पास बहुत पैसा है, तो वो पैसा भारत में लगाना चाहते हैं, वो भारत में आना चाहते हैं। मैंने एक रील वायरल हुई थी पीछे, आप ही की कोई पुरानी न्यूज 18 की साथी हैं, उन पे पॉडकास्ट किया था, मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक रील मेरी वायरल हुई, वो करीब करीब 8-10 मिलियन तक चली गई है वो रील। उसमें मैंने ये कहा था कि भारत से बाहर जो 3 करोड़ भारतीय काम करते हैं, वो आने वाले कुछ समय में प्लानिंग करके भारत वापस आ जाएं। और मुझसे कारण पूछा उस रील में, क्या कारण तो मैंने खुल के नहीं बताया था, कि वहां पर जो आर्थिक हालात इन देशों के हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो, इनके इनके दिन अब लग चुके हैं, ये आगे ये डाउनफॉल वाली इकोनॉमी से भारत जो है आने वाले 10 सालों में चढ़ती हुई इकोनॉमी दिखाई देगी। तो आप अपनी मर्जी से आएंगे अगर, तो आप सब अच्छी तरह से पैक करके आएंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करेंगे, आपने वहां घर बार प्रॉपर्टी लिया हुआ है, उसको तरीके से पूरी कीमत उसकी वसूल के और उसको करेंगे, बैंक अकाउंट को रैप अप करेंगे, वहां कोई छोटा मोटा बिजनेस चलता है उसको आप वाइंड अप करेंगे, किसी को बेचेंगे, मतलब पूरी आप वसूली करके आएंगे, कोई नुकसान करके नहीं आएंगे। और अगर आपको कहीं अगर जल्दबाजी में आना पड़ गया, ऐसा ना हो कि खाली एक बैग रख के और आप आ जाएं और सब कुछ वहीं छोड़ के आना पड़े, जो 1947 में भारतीयों के साथ पाकिस्तान में हुआ था, ऐसा कहीं ना हो। क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं, ये जो अपने आप को डेवलप्ड अर्थव्यवस्थाएं कहती हैं, इनके दिन अब लद चुके हैं, इनके दिन बीत चुके हैं, आने वाले 10 साल भारत के हैं। और उस रील जो मेरी वायरल हुई थी, उस पर मुझे बहुत ट्रोल भी किया गया था, पर खुशी मुझे ये थी कि जो भारतीय थे उन्होंने मेरे बिहाफ पे उन विदेशियों से लड़ाई करी कि भाई आप अपने भारत के बारे में, वो गालियां दे रहे थे भारत को, यहाँ नौकरी के अवसर नहीं है, भारत में क्या रखा है, मोदी जी नौकरी देंगे क्या, यहाँ आके क्या करेंगे, ये वगैरह 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 वगैरह, पर ना जाने क्या क्या। पर हमारे जो भारत के साथी थे, उन्होंने उसको खुद जम जम के सुनाई कि भारत को कोई गाली देगा तो कोई भी भारत में रहता हुआ खुददार व्यक्ति उसको नहीं सहन करेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में विदेश में लोग रहते हैं, वो भारत में पैसा लगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत में पैसा लगाएं। तो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव हो जाएगा विक्रांत, तो उससे उससे क्या लाभ होगा कि उससे वो लोग यहाँ पर, क्योंकि वहां इन देशों में 3-4% रेट है, कहीं 2% रेट है, कहीं 1% रेट है, कहीं 4-4.5% रेट है, अगर भारत में उनको 8-9% मिल जाता है तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऊपर से एक दो फायदे, एक तो भारत में पैसा आ जाएगा, ऊपर से उनको ब्याज अच्छा मिलेगा, और उस पर अगर विदहोल्डिंग टैक्स यानी कि टीडीएस कम कर दिया जाता है, तो ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, क्योंकि अभी 20% के आसपास उस पर टीडीएस कट जाता है, बिल्कुल आप जो यहाँ से ले जाते हैं, तो मुझे लग रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार विदेशी संस्थागत निवेशक अगर आप शेयर मार्केट को भी बूस्ट करना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट से लगातार इसी साल 2 लाख करोड़ के आसपास निकल चुका है पैसा, 1,80,000 करोड़ नेट आउटफ्लो हो चुकी है, और ये सिलसिला लगातार 2024 से जारी है, तो मुझे लग रहा है कि वो भी लौट आएंगे अगर कैपिटल गेन टैक्स हम इस पे कम कर देते हैं। सर, एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा कि सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो विदेश पैसा भेजने की जो सीमा है, एलआरएस जिसे कहते हैं, उसमें भी उसे भी घटाने का फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि अभी $2.5 लाख विदेश भेजा जा सकता है। जी तो इसका, क्योंकि कई तरह की खबरें आती थी कि भारतीय लोग विदेशों में बड़ी प्रॉपर्टी, पढ़ाई और इन सब चीजों पे भी कई चीजें खर्च करनी होती है, और पढ़ाई वगैरह तो ऐसी चीज है कि उसके लिए पैसा भेजना जरूरी है ही। तो और क्या इसके पीछे मंशा लगती है, अगर ये घटाने का फैसला होता है तो? जी हाँ, $2.5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आप भारत से भेज सकते हैं, और इसमें आपसे सवाल नहीं पूछे जाते कि A2 फॉर्म भरना होता है बैंक में जाके, आप बैंक को बताइए उसमें आप पर्पस, किस पर्पस के लिए भेज रहे हैं, उस पर टिक मारिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, गिफ्ट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ पर्पस है और भी पर्पस है, तो आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आपको सीधा $2.5 लाख का। तो इस पे बिल्कुल अब ऐसे समय में उनको कम करा जाना चाहिए, क्योंकि लोग उसको उसको गिफ्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, तो भारत में निवेश किया जाए अगर अगर आप भेज रहे हैं, और प्रति व्यक्ति है तो बहुत सारे लोग इसका लाभ उठाते हैं और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर पैसा भेज देते हैं। तो बिल्कुल इसमें मुझे लगता है पहले ये लिमिट $50,000 हुआ करती थी किस जमाने में, फिर जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा होने लगा तो उसको 2.5 लाख कर दी थी, फिर 50,000 के बाद $1 लाख भी करी थी। तो मुझे लग रहा है कि अब इस लिमिट को इतनी इतनी रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो, आप सच पूछिए तो विक्रांत, मेरा मेरा बहुत ही इसमें स्पष्ट व्यू है, जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने भेजते हैं, तो वो उनकी अपने रीजंस होते होंगे, मैं कोई उन पर कटाक्ष नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है कि भारत में पढ़ाई लिखाई
जितनी बुरी वो सोचते हैं उतनी बुरी है नहीं। वो हम्म। विदेश में भेजते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो साल का करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 50-70 लाख जो भी जहां भी भेजते हैं। और बेहिसाब बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो बच्चे वहीं के हो जाते हैं। वो बच्चे माता पिता के नहीं रहते, बहुत सारे बच्चे तो उनमें वो सिस्टम के हो जाते हैं। वो वहीं बसना चाहते हैं, वहीं अपनी शादियां भी कर लेते हैं, वो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे रह जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत में पढ़ाई लिखाई की, अच्छे लेवल की पढ़ाई की, क्वालिटी एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भारत में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल एलआरएस पे रोक लगनी चाहिए। ये जो इतना पैसा बाहर भेजने की छूट है, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से $1 लाख काफी है। $2.5 लाख से इसको घटा दिया जाना चाहिए। लेकिन सर अगर सामान्य आदमी, अगर किसी के पास पैसा है और वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसको घटाया जाए, और लोग, आम क्यों? जनता वैसे ही सवाल उठाती विक्रांत, है। सर मैं थोड़ा विक्रांत पूरा क्षमा कर दूं करें। कि आम जनता ये मैं, सवाल हाँ, उठाती है सर कि ये नेता मंत्री सब अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर, अगर वो भेजते हैं तो जिसके पास पैसा है वो क्यों ना भेजे? ये सर जनता का बड़ा जेन्युइन सवाल आता उन है। उन नेता मंत्रियों को भी रोक लगनी चाहिए विक्रांत। हाँ। मैं बड़े खुले तौर पे कह रहा हूं, क्यों वो नेता मंत्री भेजेंगे बाहर? वो नेता मंत्री जो यहाँ लोगों को उपदेश करते हैं कि आप भारतीय अपनाइए, हाँ। भारतीयता अपनाइए, राष्ट्रवादी बनिए, क्यों उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं? मुझे उनसे भी एतराज है। हाँ। मुझे मुझे हर उस चीज से एतराज है जो जिसमें भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। क्षमा चाहता हूं मैं। हाँ। भारत को, आप विदेशी में अपने बच्चे को क्यों भेज रहे हैं? आपको हाँ। लगता है कि भारत में वो एजुकेशन लेवल नहीं है जो विदेश में है? यही कारण है ना। बिल्कुल। और मेरे पास क्षमा चाहूंगा, मेरे पास 10,000 एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां हाँ। बच्चे यहां से बाहर गए और वहां जाके बिगड़ गए। मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ। बच्चे बिगड़ गए, बच्चों ने वापस आने से मना कर दिया, बच्चों ने वहीं नौकरियां ढूंढ ली, वहीं उन्होंने लड़का था लड़की ढूंढ ली, लड़का था लड़की थी लड़का ढूंढ लिया, वहीं सेटल हो गए। माता पिता यहाँ पड़े रह गए, उसके बाद माता पिता मिलने जाते रहते, मिन्नतें करते रहते, वो वापस नहीं आते हैं। या वो वहां जाके ड्रग्स में पड़ गए, किसी अन्य आदत में पड़ गए, और अब तो जान का भी खतरा हो गया। कल ही कनाडा में एक भारतीय छात्रा की हत्या हुई है। तो देखिए, मुझे उन नेताओं से भी ऐतराज है। मैं उन नेताओं को जो जो भाषण देते हैं लंबे लंबे कि हाँ। भाइयों बहनों आज भारत में देखिए ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, मुझे उनसे भी ऐतराज है। किसी नेता को अपने बच्चे, अगर वो नेता बन रहा है, ऐसा हाँ। कानून ले आइए, वो हाँ। अपने बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजेगा। ये प्रण करे, जो उसको हाँ। शपथ दिलाई जाती है ना, एमएलए एमपी मंत्री जो भी बिल्कुल। बनने की, मुख्यमंत्री, हाँ। उसको इस शपथ में इंक्लूड होना चाहिए कि मैं भारतीय समाज को अपनाऊंगा, अपने परिवार को और बच्चों को भारत भारत में पढ़ाऊंगा, और मैं कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं करूंगा जिसमें मैं किसी विदेश की करेंसी, विदेश के इंस्टीट्यूशन, विदेश की पढ़ाई लिखाई, विदेश के घूमने फिरने को, मैं तो यहां तक कहूंगा विक्रांत कि जो नेता शपथ लेता है उसमें विदेश घूमने की रोक लग जानी चाहिए उस पर। हाँ। आपको आपको अगर अगर विदेश जाना है ना आइडियाज लेने, आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को भेज दीजिए। आपके नीचे जो बाबू काम करते हैं, आपको वो हाँ। जाके इंफॉर्मेशन ले आएंगे। सरकारी खर्च पे विदेशी यात्रा बंद करी जानी चाहिए। वहां बिल्कुल। जाके घूमना फिरना ज्यादा होता है, काम कम होता है। मुझे इस बात से सख्त ऐतराज है। मुझे लगता है कि भारत में जो नेतागिरी है उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। शपथ लेते टाइम उसको विदेशी समान, विदेशी इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार करने की शपथ दिलानी चाहिए, प्रण करना चाहिए, मेरा कोई बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाएगा। बिल्कुल। और इससे अगर वो नेता मंत्री अपने बच्चों को, और ब्यूरोक्रेट्स भी, बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में पढ़ाने लग गए, तो सर इन सरकारी संस्थानों के भी दिन फिरते टाइम नहीं लगेगा। हर सरकारी स्कूल कॉलेज अपने आप ठीक हो जाएगा अगर नेताओं मंत्रियों के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल सर जानना चाहूंगा कि सरकार ये जब जो सब फैसले उठाने की बात की जा रही है, इसका मतलब बड़ा संकट सरकार को दिखाई दे रहा है? यानी अब तो पूरी तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपनी सलाह भी दे दी थी, उसके बाद कुछ कदम भी उठाए गए, अब कुछ और कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ युद्ध ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कच्चे तेल के दाम भी कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी तैयारियां हमारी उस हिसाब से की जा रही है। क्योंकि कच्चे तेल के जो दाम है विक्रांत, वो ऐसा लग रहा है कि अभी आज 93-94 के आसपास हाँ। घूम रहे हैं, काफी कम हुए। हालांकि समझ नहीं आता ये कैसा 60 दिन का सीज फायर है। कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, उधर ईरान ने फिर कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया है, उधर यूएस ने भी अटैक कर दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस प्रकार का सीज फायर है। खैर चलिए मान लेते हैं कि शांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 60 दिन का एक सीज फायर हो जाएगा, मान लेते हैं अभी इस बात को। तो ऐसा माना जा रहा है कि कच्चा तेल वापस वो जो 60-65 डॉलर का लेवल है उस पर शायद अब नहीं जाएगा। हाँ। कम बिल्कुल। से कम फिलहाल तो नहीं जाएगा। 6 महीने साल बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। बहुत दुनिया में ऑफिशियल तौर पे मंदी डिक्लेयर हो गई, फिर बात अलग है, परंतु वैसे ये नहीं जाने वाला है। बहुत मंदी हो जाती है तो मैं आपको बता दूं, जब दुनिया में ऑफिशियल तौर पर रिसेशन के साइन आने लग जाते हैं तो ऐसे में कच्चा तेल बहुत गिर जाता है, क्योंकि उसकी मांग गिरने की उम्मीद होती है।
परंतु यहाँ पर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज है, ऑयल रिफाइनरीज को, गैस प्लांट्स को, जो इस बमबारी में डैमेज की गई है ईरान द्वारा खाड़ी के देशों पे, और अमेरिका द्वारा ईरान में, और इजराइल द्वारा ईरान में, उसकी वजह से बहुत सारी डैमेज को इरिवर्सिबल माना जा रहा है विक्रांत। यानी कि वो कुछ तो ठीक हो ही नहीं सकती, और कुछ होगी तो उसमें सालों लग सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि अब ये वापस उस लेवल पे तो शायद नहीं आ पाएगा। इसका मतलब हमारी जो विदेशी मुद्रा की आउटफ्लो है वो लगातार ऊंची बनी रहेगी। तो इसलिए ये कदम उठाए जा सकते हैं कि क्यों ना हम विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण शुरू कर दें, उसको हम कंजूसी से खर्च करें, उसको हम फ्रूगल हो जाएं, और जो फालतू में अभी तक हम खुले दिल से खर्च करते थे, जाने दो जितना जाता है, उसको भी हम रोक। और ये कदम इसलिए भी उठाया गया विक्रांत, क्योंकि अमेरिका से जो ट्रेड डील है, वो मार्को रूबियो साहब आए थे पीछे, मुझे उसमें कोई खास कोई दिखाई नहीं दिया। उनके चचा से तो उन्होंने पूछा नहीं क्या डील होगी, वो डील की बात कर रहे थे। क्योंकि अमेरिका से जो ट्रेड डील है, हो सकता है आगे वो भी उतनी उस लेवल तक ना हो, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी प्रभावित रहेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा का जो इनफ्लो है, विदेशी मुद्रा का इनफ्लो होता है विदेशी संस्थागत निवेशक जब पैसा लगाते हैं। एफडीआई के आंकड़े सामने आए कि एफडीआई भी भारत में जो है वो बहुत बहुत कम, ना के बराबर हो गई है। इधर एफडीआई कम हुई, एफआईआई का पैसा भी कम आया, उधर एक्सपोर्ट्स भी हमारे जो है 860 बिलियन पे जाके जैसे टिक गए, जम गए, उससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि अब जो है भारत के लिए परिस्थितियां विदेशी मुद्रा कलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो क्यों ना हम पहले ही एहतियाती कदम उठा लें। सर, एक अंतिम टिप्पणी बस करना चाहूंगा कि कल आपने जो वीडियो में बात की थी कि लोग क्या जो जो लिखते हैं, कल ज्यादातर लोगों ने हमारे वीडियो पर सर आपके बारे में यही कहा कि आप इसी तरह बताते रहिए। कुछ लोग हैं जो ट्रोल करते हैं और वो हर जगह मिलते हैं, तो ज्यादातर जो कमेंट कल वाले वीडियो में है वो 95% से ज्यादा पॉजिटिव है। तो मुझे लगा मैं आपको ये बात जरूर बताऊं। मैं विक्रांत, देखिए, जो 5% या 10% जितने भी हों जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, निंदक निरय राखिए बिल्कुल आंगन कुटी बिल्कुल सवाए, बिल्कुल। साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुहाए। पहले तो मैं ये कहूंगा, ठीक है, मैं कोई देखिए, मैं कोई इसमें कोई संत बनने की कोशिश नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, आपको सच बात बताऊं तो मुझे कमेंट, आप तो क्योंकि फुल टाइम इसी में है, और आपका तो अब काम है, पूरा चैनल आप चला रहे हैं, एक से ज्यादा चैनल चला रहे हैं, तो आपके कमेंट पढ़ने पड़ते हैं। पर अगर सच दिल की बात बताऊं तो मैं कमेंट पढ़ता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं हूं। तो इंग्लिश में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं तो जब बोलता हूँ अपने दिल की बात बोलता हूँ, जो मुझे नहीं ठीक लगती वहां मैं नहीं ठीक लगती। किसी को ये लगता है कि मैं सरकार का चमचा हूँ, अंधभक्त हूँ, तलुए चाटता हूँ, पता नहीं क्या क्या लोग कमेंट मुझे कुछ कुछ लोग बताते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता। अगर वे सोचते हैं तो जब मुझे गलत नीति लगती है तो मुझे बिल्कुल भी उसकी आलोचना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। तो आज भी मैंने आपको नेताओं के बारे में बात बोली है, ब्यूरोक्रेट्स के बाद, जो ठीक होगा ठीक होगा। इंग्लिश में कहावत होती है, कॉल स्पेड ए स्पेड। जो ठीक लगेगा मैं ठीक बोलूंगा, मुझे नहीं ठीक लगेगी नहीं ठीक लगेगा। जिसको पसंद आता है उसको सिर आंखों पर, जिसको नहीं आता है वो भी सिर आंखों पर। तो इसलिए मेरे से आप कभी कोई ऐसी चीज नहीं सुनेंगे जो कि सिद्धांत से हटके हो, जो अर्थशास्त्र और वित्त के सिद्धांत है। जब मुझे कोई नीति ठीक लगती है कि वो सिद्धांतों के अनुसार है, उसमें देश की भलाई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अगर मुझे लगता है उसमें देश की भलाई, आम जनता की भलाई नहीं है, मैं उसकी आलोचना करता हूं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा आलोचक सारी नेशनल डिबेट्स में मैं था। तो लोग हैरान हुए कि भाई ये तो जो है मोदी सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते थे, आज इनको क्या हो गया। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे नीति ठीक नहीं लगी, मैं तो वैसे ही था जैसा हूँ। बिल्कुल, लेकिन सर हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि एक तो उससे कंस्ट्रक्टिव आपको कई बार फायदा मिलता है, उससे सवाल पता चलते हैं, तो वो जवाब हम आप जैसे एक्सपर्ट से लेकर उनको दर्शकों को जवाब दे सकते हैं। हर कमेंट हमारे लिए तो बहुत जरूरी है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप ही मुझे बता दिया करिए, जिससे क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है, तो जरूर बताया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।